आपका टैक्स बचाने में हम रखते हैं आपको सबसे आगे। हाजिर है टैक्स गुरु, वो शो जहां आपको इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है, वो भी काफी आसान अंदाज में, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। हम बचाएंगे आपका टैक्स और बताएंगे कि कहां आपको हो सकता है ज्यादा से ज्यादा फायदा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए इनकम टैक्स को आसान बनाते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, यानी आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी के सामने हम बहुत सारे सवाल रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज शो में किन खास टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। जानेंगे इनकम टैक्स के अलग अलग तरह के नोटिस के बारे में कि किस नोटिस का क्या मतलब होता है, और आप नोटिस देखते ही घबराएं बिल्कुल भी ना। पता करेंगे कि डीडीएस से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किसकी बनेगी टैक्स की देनदारी और कौन काटेगा 1% टीडीएस। साथ ही सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि क्या वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी या मां से एजुकेशन लोन लेकर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं या नहीं। इसी तरह के ढेरों सवाल आपके हैं जो हम रखेंगे लखोटिया जी के सामने, लेकिन शुरुआत करते हैं काम की बात से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलना किसी भी करदाता के लिए बुरा सपना सच होने जैसा होता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसे देखते ही आप घबराएं नहीं, लेकिन अगर हाथ में टैक्स नोटिस हो तो पसीना निकलना लाजमी है। टैक्स नोटिस मिलने पर हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर ये नोटिस किस लिए मिला है। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज्यादातर नोटिस रिटर्न प्रोसेस करने के दौरान सामान्य प्रक्रिया के तौर पर भेजे जाते हैं। ऐसे में आज हम अपने दर्शकों को इनकम टैक्स नोटिस से हर जुड़ी बात बताने वाले हैं, ताकि आप नोटिस को देखकर बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि उसे समझें और फिर आगे का फैसला लें। और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे टैक्स गुरु। टैक्स गुरु, नोटिस वो भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आ जाए, ऐसे हमारे पास काफी ईमेल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं कि उनके पास सेक्शन 143 या सेक्शन 154 का नोटिस पहुंच रहा है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन तरह तरह के इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में? कोई एक तरह का नोटिस नहीं होता, अलग अलग तरह के नोटिस होते हैं, उनकी अलग अलग प्रक्रिया है और सारा आयकर कानून में विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस है अलग अलग तरह के नोटिस के बारे में। वैसे लखोटिया जी, मेरी परेशानी भी दूर कीजिए, मुझे भी एक नोटिस आया है 143 का, सेक्शन अंडर सेक्शन 143। क्या करूं मैं अब? हम तो जवाब नहीं दे सकते। अब इसमें पासवर्ड वगैरह खोलना वो मैं शो के बाद देखूंगी। हमें नोटिस आया 143 के तहत, पूरा पढ़िए आगे तक का पूरा सेक्शन। जी हाँ, 143 में 3 तरह के सेक्शन है, 143(1), 143(2), 143(3). तो कौन सा आया है वो बताइए ना, पढ़ के पहले। 143(1). बस ताली बजाइए, खुश हो जाइए। चलिए, खुशी की बात है। 143(1) जब सेक्शन है, उसका मतलब है फायदा, शुद्ध फायदे की बात। हमारे दर्शकों को अगर नोटिस प्राप्त हो 143(1) लिखा हुआ तो बिल्कुल भी चिंता न करें। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका मतलब है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने दाखिल की थी वो एक्सेप्ट हो गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो टोटल इनकम आपने दिखलाई थी वो ही टोटल इनकम मान ली गई है। हाँ, छोटा मोटा एडजस्टमेंट, कोई गलती या गलत क्लेम किया उसका वो करेंगे। जैसे अगर आपने 80C का डिडक्शन क्लेम कर लिया, 1 लाख इंश्योरेंस, 1 लाख बैंक एफडीआर, 1 लाख हाउसिंग लोन, 3 लाख पे दे दो मुझे, तो 3 लाख पे नहीं मिलता था ना, पहले 1 लाख पे ही मिलता था, आजकल 1.5 लाख पे मिलता है। ऐसे में एडजस्टमेंट थोड़ा करेंगे, बाकी चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। अंत में टोटल कैलकुलेशन कर देंगे कि टैक्स पेएबल कितना है, कितना आपने दिया है, और लास्ट में अगर लाइन आए निल, मतलब है जो आपने रिटर्न किया भरी, कैलकुलेशन किया बिल्कुल ठीक है। ऐसी अवस्था में अपने दोनों हाथों को उठाइए, एक हाथ से नोटिस पढ़िए 143(1), दूसरे हाथ से अपने आप को थपथपाइए पीठ कि वाह, मैंने जो रिटर्न भरी बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी पीठ थपथपा लेती हूँ, और इसमें जाहिर सी बात है टैक्स गुरु की ट्रेनिंग ही मदद दे रही है मुझे कि मैंने बिल्कुल रिटर्न सक्सेसफुली अपना फाइल कर लिया है। 143(1) के बाद जाहिर सी बात है 143(2) समझते हैं। 143(2) क्या इसे देखकर घबराएं? आप नॉर्मली आदमी सोचेगा 143(1) इतना अच्छा, तो अगला स्टेप और भी अच्छा होगा। नहीं, इसमें घबराने की बात है। 143(2) का मतलब है कि आपका रिटर्न जो है वो स्क्रूटनी में आ गया है। आयकर अधिकारी को लगता है या तो आपने कुछ इनकम छिपाई है, या कुछ इनकम के अंदर कैलकुलेशन गलत है,
या गलत क्लेम किए हैं, एग्जम्पशन, डिडक्शन आदि, तो आपको 143(2) का नोटिस आएगा और एक तारीख लिखी रहेगी कि इस तारीख को आप मेरे ऑफिस में आइए। आयकर विभाग के अधिकारी का नाम, एड्रेस सब लिखा रहेगा और उस दिन आपको जाना है, सारी डिटेल देनी है, तब आपका केस कंप्लीट होगा स्क्रूटनी में। पर एक बात ध्यान रखिए, जिस दिन आपने रिटर्न भरा है उस साल का फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के 6 महीने बाद 143(2) का नोटिस नहीं आ सकता। वही मैक्सिमम मियाद है जब आ सकता है। पर अगर हमारे दर्शकों को अगर आए ये नोटिस तो सीरियसली लेना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, पर लेना चाहिए सीरियसली। जो आयकर अधिकारी डिटेल्स मांग रहे हैं वो डिटेल्स दीजिए। पहली बार जाएंगे, हियरिंग में कंप्लीट नहीं होगा केस, अगली बार की तारीख देंगे, उस दिन और जो कागज मांग रहे हैं वो सब कागज दीजिए, फिर चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। मतलब एक एक्सप्लेनेशन देना होगा, और अगर आपके पास अपनी इनकम का एक्सप्लेनेशन है तो 143(2) से डरने की कोई बात नहीं है। 143(3) ये है अगला नोटिस जो अमूमन मिल सकता है किसी टैक्स पेयर को रिटर्न भरने के बाद। 143(3) लखोटिया जी, आप इसके लिए क्या बताना चाहेंगे? मिलेगा, पर सबको नहीं मिलेगा। ज्यादातर 80-90% टैक्स पेयर भारत के जो हैं उनको 143(1) का मिलेगा। और 143(3) का मतलब हुआ कि आपका स्क्रूटनी का असेसमेंट हो गया और ये सॉर्ट ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट का असेसमेंट ऑर्डर है। इसमें आप पाएंगे आपकी इनकम इतनी आपने दिखलाई, आयकर अधिकारी आपने कई खर्चे क्लेम किए फालतू के, वो नहीं एग्री करता है, कुछ इनकम आपने दिखलाई नहीं, वो जोड़ दी गई है। ऐसे मिला के टोटल इसका असेसमेंट ऑर्डर बनेगा जिसके अंदर अलग अलग अलावेंसेस, डिसअलावेंसेस सब चीज जोड़ के इनकम ज्यादा आंक दी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। अब क्या करें, ये भी चिंता है ना? चिंता न करो। अगर 143(3) का नोटिस मिला, असेसमेंट हो गया, अर्थात अब आप चाहें तो अपील में भी जा सकते हैं। अपील के लिए टाइम सीमा है 30 डेज बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो इन नोटिस के अलावा और कौन से नोटिस मिलते हैं, किस सेक्शन के तहत मिलते हैं लखोटिया जी? ज्यादा बताएंगे तो दर्शक घबरा नहीं जाएंगे, बाप रे बाप इतने नोटिस। पर हाँ भैया, नोटिस की बात चल रही है तो जरा और कनेक्टेड जो नोटिस है वो देख लें। एक नोटिस मिलता है सेक्शन 154 का, अर्थात रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। घबराने की, डरने की बात नहीं। अगर आपको लगे कि आयकर अधिकारी के असेसमेंट ऑर्डर में कोई रेक्टिफिकेशन चाहिए, जरूरत है, तो आप भी उनको नोटिस दे सकते हैं कि मैं नोटिस देता हूं आपको, ये ठीक करिए। और अगर आयकर अधिकारी पाता है कि आपके असेसमेंट ऑर्डर में कहीं गलती है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट के लिए वो आयकर की धारा 154 के तहत आपको नोटिस दे सकता है। हमारे कुछ दर्शक सेक्शन 156 के तहत नोटिस के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना अगर ये नोटिस आ रहा है आपके पास? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। ये धारा है 156, अर्थात नोटिस ऑफ डिमांड। डिमांड नोटिस का मतलब हुआ आयकर अधिकारी ने जो असेसमेंट कर दिया उसके तहत अब क्या टैक्स बनता है, पेनल्टी बनती है, पेनल इंटरेस्ट बनता है, ये सब जोड़ के वो लिखेंगे आपके असेसमेंट ऑर्डर के साथ। एक लगाएंगे एक फॉर्म जिसे बोलते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 156, और इसके अंदर लिखेंगे कि आपका नेट टैक्स इतना अमाउंट देना है, इसमें से इतना आपने दे दिया, बाकी अमाउंट को आप 35 दिन में जमा दीजिए। अगर जमा नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम है, गलती है, तो फिर वापस कॉरेस्पॉन्डेंस करिए, चिट्ठी लिखिए। चलिए, तो नोटिस की बात तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का भी। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हैं और वो किराए पर दे दी जाती है तो ऐसे में इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं। तो वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां इनकम टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब मिलता है। हम टैक्स को बनाते हैं आपके लिए आसान, और कई बार हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिससे आपको शायद अपने इससे जुड़े किसी मसले पर हल मिल सके। और आज हम समझने वाले हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हैं, मल्टीपल मालिक हैं, और वो किराए पर दे दी जाती है तो ऐसे में इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं, किस पर बनेगी टैक्स की देनदारी और किसे अदा करना होगा टैक्स। समझते हैं लखोटिया जी से।
लखोटिया जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2 मालिक हैं, किराए पर है, टैक्स लायबिलिटी किसकी होगी? 2 हैं चाहे 10 हैं चाहे 20 है। पहले तो दर्शकों को एक बात बता दें फायदे की, कि एक से ज्यादा मालिक बनाकर एक प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद बात है या नहीं है? बिल्कुल है, पर्टिकुलरली जब करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो और आपके पास इतने पैसे नहीं हो और प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं हम 10-20 दोस्त मिलके भी ले लें या परिवार के 5-10 लोग मिलके ले लें, कोई चिंता नहीं। फायदे की बात लिखी हुई है इनकम टैक्स की धारा 26 के तहत सेक्शन 26, उसके अंदर लिखा हुआ है अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा को ओनर्स है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे दोस्त, उससे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे में और सबका अलग अलग हिस्सा डिफाइंड है, तो ऐसे में इनकम टैक्स पूरी रेंटल इनकम पे एक साथ नहीं लगने वाला है। फायदे की बात, और हर एक व्यक्ति को अपना जो उनको हिस्सा मिल रहा है रेंट का, उस पे अलग अलग वो देंगे इनकम टैक्स। उदाहरण के लिए मान लीजिए 12 लाख रुपए साल का किराया आता है और हम 12 मालिक हैं, तो 12 लाख पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, 12 मालिक को 1-1 लाख पे अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा फायदे की और अच्छी बात है। और अब रुक करते हैं सवालों का। दिल्ली से अशोक जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते अशोक जी, प्रॉपर्टी से ही जुड़ा आपका सवाल है, पूछिए अपना सवाल लखोटिया जी से। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी। सर, एक मेरा डीडीए का फ्लैट निकला है जिसकी डिमांड आई है 71 लाख रुपए के करीब। अच्छा जी। तो इसमें मुझे ये पूछना है सर कि इस पे क्या इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा नहीं, खरीद रहे हो आप, आपको कोई लगना नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटी के अंदर आपकी ड्यूटी बनती है 50 लाख रुपए से ज्यादा का कोई प्रॉपर्टी खरीदे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपकी ड्यूटी है टीडीएस 1% काटना। अगला सवाल सुदेश वर्मा जी का है। 30% टैक्स स्लैब में ये आते हैं, इनकी पत्नी और मां की अपनी कमाई है लेकिन वो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। सुदेश जी समझना चाहते हैं कि क्या वो अपनी पत्नी या मां से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेकर उन्हें लोन चुकाकर टैक्स छूट का फायदा क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, आपने अच्छा मौका देख लिया कि मेरी इनकम ज्यादा है, पत्नी की और मां की तो कम है, उनसे मैं ले लूं लोन, दे दूं ब्याज, 88 का बेनिफिट ले लूं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, आयकर कानून में सेक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है क्या कि अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज की छूट मिलेगी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन लोन पे, परंतु आगे लिखा हुआ है ये लोन केवल आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड चैरिटी ट्रस्ट से ले सकते हैं, एंड फुल स्टॉप। परिवार वालों से या रिश्तेदारों से अगर लोन ऐसा लेते हैं, उन्हें देते हैं ब्याज का भुगतान, तो छूट नहीं मिलेगी। चलिए सुदेश जी, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, परिवार वालों से ये लोन आप लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद टैक्स गुरु लेकर आए हैं खास टॉपिक पर चर्चा। शादी के मौके पर टैक्स और निवेश से जुड़ी वो 7 बातें जो हर लड़की को ध्यान रखनी चाहिए ताकि शादी ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बने यादगार और सुरक्षित। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह के टैक्स पेयर्स के लिए कोई ना कोई फायदे की बात अपने शो में जरूर लेकर आए। सीनियर सिटीजन्स के लिए हम बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, हाउसवाइफ के लिए कई फायदे के टिप्स देते रहे टैक्स गुरु। लेकिन आज एक स्पेशल कैटेगरी के टैक्स पेयर के लिए टैक्स गुरु लेकर आए हैं टैक्स बचाने का मंत्र, और वो है शादी का सीजन आ रहा है, नई नवेली दुल्हन क्या करें अपने पैसे के साथ, बताएंगे टैक्स गुरु। ये टैक्स गुरु का ही आइडिया है एक और अच्छी खबर उनके लिए जो जिनकी नई नई शादी हो रही है। जी हाँ, अगले 100 दिन ये फायदे की बात आने वाली है काम के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो रही है। सबसे पहले तो बतला दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, सबके लिए इनकम टैक्स में एक सा कानून। तो जो इंपॉर्टेंट 7 बातें बता रहे हैं, ये 7 बातें जिस महिला की शादी अभी हो रही है वो ध्यान रखें। हाँ, मैं समझ सकता हूं शादी के समय अभी कुछ भी याद नहीं, पर ये याद रखना आपको जिंदगी भर फायदा देगा। पहला नंबर पॉइंट, 5 लाख
या इससे ज्यादा की ज्वेलरी खरीदे तो परमानेंट अकाउंट नंबर जरूर से लिखवाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शादी में बहू को या लड़की को जो मिले हैं गिफ्ट अपने रिश्तेदारों से, उनके लिए एक छोटा सा प्रेम पत्र ले लें। पर अब ये बोले ये गिफ्ट मुझे मिला है या पति को मिला है नहीं पता, ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर कट डिमार्केशन करना पड़ेगा, तब जाके आगे के समय के लिए फायदा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, पति पत्नी अलग अलग, ध्यान रखने की बात है, पति पत्नी अलग अलग बैंक अकाउंट खोलें और उसमें अपने को जो गिफ्ट की राशि प्राप्त हुई है उसको जमा कराएं। ऐसा नहीं हो कि एक अकाउंट खोल दिया मिस्टर एंड मिसेस सिंह और उसी में दोनों के पैसे जमा हो रहे हैं। जी नहीं, अलग अलग अकाउंट खोलें। जैसे मिस्टर एंड मिसेस सिंह एक अकाउंट जिसमें मिस्टर सिंह के पैसे जमा कराएं, सेकंड अकाउंट मिसेस सिंह एंड मिस्टर सिंह, इसमें केवल मिसेस सिंह के पैसे जमा कराएं। अब आइए अगली काम की बात, पत्नी के नाम में अलग से पीपीएफ खाता खोलना बहुत फायदे की बात है। हनीमून से आ जाए तब आके पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए। अगला एक और फायदे की बात जो अभी नहीं मिलेगी, फायदा पर मिलेगा आने वाले समय में, लड़की के नाम से शेयर में निवेश करने के लिए अलग से आप डीमैट खाता भी जरूर खोलें और इस खाते में से कुछ निकालें नहीं। और शादी की 10वीं सालगिरह जिस दिन मनाएं उस दिन ढेर सारा पैसा निकालें और फिर नया हनीमून मनाने के लिए विदेश यात्रा पे जाए, पैसे ही पैसे मिलेंगे आपको। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो है, शादी के समय आपके रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया, दोस्तों ने दिया, सहेलियों ने दिया, किसी ने भी दिया, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल शादी ऐसा ओकेजन है जब आपको कितना भी गिफ्ट मिले, रिश्तेदार से या बिना रिश्तेदार से, उस पे किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये सबसे बड़े फायदे की बात। और लास्ट में हनीमून से जब लौट के आ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तब जरा देखिए कि अगर पर्टिकुलरली पति पत्नी दोनों कार्यरत है, सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोच अभी से बनाएं। तो ये हुई 7 इंपॉर्टेंट बातें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हम लोग 500, 1000, 2000 रुपए का एक लिफाफा देते हैं, उसकी जगह 7 पॉइंट का प्रोग्राम बढ़िया से फ्रेम करा के नई बहू को या नई दुल्हन को दो तो उसके ज्यादा फायदा आएगा। चलिए, तो लखोदिया जी के पास हर किसी के लिए टैक्स बचाने का मंत्र है और फ्यूचर प्लानिंग का मंत्र है। सवाल लेते हैं सिब्रत दास जी का। सालाना 6.5 लाख रुपए इनकी इनकम है। इन्होंने 55,000 रुपए इंश्योरेंस में लगाए हैं। सेक्शन 80C की पूरी छूट लेने के लिए वो निवेश पर सलाह चाहते हैं। हालांकि वो पीपीएफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन 15 साल के लॉक इन पीरियड से थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए इन्हें। सोचते ही रह जाओगे भैया। पहले तो आपने अपनी उम्र नहीं बतलाई, हमको पता नहीं उम्र क्या है दास साहब आपकी। अज्यूमिंग अगर आपकी उम्र 50-60 साल हो तब तो आप पीपीएफ में निवेश नहीं करें, समझ में आती है थोड़ी बात। ऐसे में आप बैंक एफडीआर में निवेश करें। पर अगर आप यंग हैं, 30-35 साल के कुल है, तो मैं तो कहूंगा बेस्ट विकल्प है आपके लिए पीपीएफ में निवेश करना। और अब एक सीनियर सिटीजन का सवाल लेंगे। एन मैनी साहब ने हमें ईमेल किया है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में बैंक ब्याज से 56,000 के करीब और शेयर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 2,37,000 के करीब इनको इनकम हुई है। सैनी जी जानना चाहते हैं कि बतौर सीनियर सिटीजन उन्हें कितना टैक्स इस पूरे इनकम पर चुकाना होगा। ले लो भैया, कागज ले लो, जल्दी बता देते हैं आपका कैलकुलेशन। बिग जीरो। क्यों? क्योंकि आपके टोटल इनकम 3 लाख से कम है और आप हैं सीनियर सिटीजन, इसलिए टैक्स की कोई काम नहीं है, बिल्कुल छुट्टी हो गई टैक्स की। अगला सवाल भूपेंद्र साहू जी का है। दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा हैं और मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। भूपेंद्र जी घर खरीदने से पहले टैक्स बचत के बारे में जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीद कर टैक्स की बचत कैसे हो सकती है। यानी ये एकदम फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं और सब कुछ सोच समझ कर अपना कदम उठाना चाहते हैं भूपेंद्र साहू जी। और अच्छी बात है कि मियां बीवी दोनों ही कार्यरत है, दोनों सर्विस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और सोच आपकी बहुत ही बढ़िया कि हम दोनों पति पत्नी मिलके इन्वेस्टमेंट करें एक सिंगल प्रॉपर्टी में। बिल्कुल करो, केवल एक ही ध्यान रखो, दोनों का निवेश बराबर, दोनों का ईएमआई बराबर और दोनों को फिर फायदा अलग अलग छूट। 2-2 लाख रुपए तक की छूट आपको अलग से मिलेगी ईच पर्सन को।
क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। चलिए लखोटिया जी, धन्यवाद इसी के साथ कि आपने हमारे दर्शकों के टैक्स की टेंशन कम तो जरूर की है, लेकिन अगर आपको कोई टैक्स का सवाल परेशान कर रहा हो तो आप इसे भेज सकते हैं हमारे पास। हम इसे रखेंगे टैक्स गुरु के सामने। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु को दोनों को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।